साथियों, आप सभी ने विक्की कौशल की छावा मूवी या तो देख ली होगी या देखने वाले होंगे। और विक्की कौशल जी ने अपने अभिनय से धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज को जीवंत कर दिया है। और जब आप मूवी देखकर बाहर निकल रहे होंगे और अगर आपकी आंखों में आंसू थे, तो आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर औरंगजेब का क्या हुआ। क्या हुआ उस क्रूर राक्षस का जिसने हमारे महाराज को इतनी यातनाएं दी। साथियों, मूवी की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, कास्टिंग, एक्टिंग को लेकर हम सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसी मूवीज आती हैं तो हम सभी को, इंक्लूडिंग मी, इस तरह के ओपिनियन से ऊपर उठकर मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवीज हमारे हिंदू इतिहास को हमारे युवाओं के सामने लाती हैं। पर इसमें सबसे शॉकिंग ये था कि हमारे युवाओं को ये लगता है कि ये मूवी इस्लामोफोबिक है। मूवी के अंदर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि सच्चाई मूवी से भी ज़्यादा क्रूअल थी, और अगर उसको दिखाया जाता पर्दे पर तो शायद हम सभी को चक्कर आ जाता। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 139 में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब का क्या हुआ। क्या उसके दारुल इस्लाम का सपना, यानी पूरे भारत में इस्लाम को एस्टैब्लिश करने का सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ, और ऐसा क्या हुआ कि वो दक्कन को छोड़कर वापस दिल्ली नहीं जा पाया और उसकी कब्र महाराष्ट्र के अंदर ही खुद गई। साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के जानते हैं कि महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने मुगलों के साथ क्या किया। तो साथियों, आप में से जिन्होंने मूवी देखी है उनको पता होगा कि अंत में कैसे छत्रपति श्री संभाजी महाराज को धोखा मिलता है और उनको औरंगजेब कैद कर लेता है। कैद में लगभग 40 दिन तक उनको यातनाएं दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि कैसे उनको एक जगह पर बेड़ियों में बांधकर उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। मूवी में तो उन्होंने नाखून उखाड़ना और किस प्रकार से गरम गरम सरियों को आंखों में डालना दिखाया है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें मूवी में भी नहीं दिखाई गई हैं और मैं भी आपको उसका विवरण नहीं दे पाऊंगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद 12 मार्च 1689 को उनके छोटे भाई राजाराम जी को महारानी येसुबाई जी के द्वारा छत्रपति चुना जाता है। आपने मूवी में सोयराबाई जी का कैरेक्टर देखा होगा। वो छत्रपति संभाजी महाराज की सौतेली माता होती हैं। उन्हीं के पुत्र थे राजाराम। और यहाँ पर आप विजन देख सकते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का कि वो राजाराम जी को रायगढ़ के किले पर छोड़ के जाते हैं। अब 12 मार्च 1689 को राजाराम जी छत्रपति बनते हैं और उसके मात्र 13 दिन के बाद 25 मार्च 1689 को मुगल सेना रायगढ़ के किले पर हमला कर देती है। तो आप देखिए कि अभी अभी मराठा साम्राज्य को उनका छत्रपति मिला है और अभी ही हमला हो गया है। थोड़ी स्टेबिलिटी की आवश्यकता थी। यहाँ पर महारानी येसुबाई, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज जी की पत्नी थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने छत्रपति राजाराम जी को ये आदेश किया कि आप रायगढ़ के किले को छोड़कर पलायन कर जाएं, क्योंकि यदि आप पकड़े गए तो हमारा जो हिंदू धवीपदा स्वराज का सपना है वो शायद कभी ना पूरा हो। और वो पीछे रहकर महारानी येसुबाई रायगढ़ किले की सुरक्षा में लग जाती हैं। महारानी येसुबाई मुगलों से लगभग 8 महीने तक किले को बचाकर रखती हैं, लेकिन सूर्याजी पिसल, जो कि फोर्ट की रक्षा कर रहे थे, वो जाकर मुगलों से मिल जाते हैं और महारानी येसुबाई को अरेस्ट करवा देते हैं। तो औरंगजेब अब छत्रपति संभाजी महाराज जी की पत्नी महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहूराजे जी को अपनी कैद में ले लेता है, लेकिन कैद में वो उन दोनों को जीवित रखता है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि औरंगजेब उन दोनों को जीवित क्यों रखता है, क्या उसका दिल पिघल जाता है? तो साथियों, औरंगजेब जैसा वो व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार की कब्र खोदकर सिंहासन पर बैठा था, जिसने अपने पिता को कैद किया, अपने बड़े भाई के गले को कटवा दिया और अपने बड़े बेटे को कैद करके मरवा दिया जिससे कि कोई उसका तक न ले पाए, क्या उसका दिल दुश्मन के परिवार को देखकर पिघल सकता है? औरंगजेब के लिए ये सब तो शतरंज के खेल की तरह था। वो दूसरों को प्याद की तरह देखता था और जो भी करता था वो अपनी गद्दी, अपना तख्त और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए करता था। तो महारानी येसुबाई और शाहूराजे जी को जीवित रखने के पीछे की क्या चाल थी, ये हम वीडियो में आगे समझेंगे। अब साथियों, औरंगजेब ने जब रायगढ़ का किला जीत लिया तो उसको लगा कि अब वो दक्कन पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। लेकिन जिस तरह से, जिस क्रूरता से, जिस निर्ममता से उसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी, उसको देखकर जो विभाजित मराठे थे अब वो एकजुट हो गए थे। और दूसरी तरफ मुगलों से बचते हुए छत्रपति राजाराम पहले प्रतापगढ़, फिर विशालगढ़ के किले पर पहुंचते हैं और उनका जो पीछा कर रही थी मुगल सेना, उसकी अगुवाई कर रहा था जुल्फिकार खान, जो इस प्रकरण में पन्हाला के भी किले को जीत लेता है। और जब वो छत्रपति राजाराम को पकड़ने के लिए विशालगढ़ के किले पर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण से पहले छत्रपति राजाराम उस जगह को भी छोड़ देते हैं और अंत में वो जाके तमिलनाडु के जिंजी किले पर पहुंचते हैं और वहां पर अपनी राजधानी बसाते हैं। और इसी किले से ही वो औरंगजेब के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हैं। साथियों, यहां तक थी मराठाओं की सेटबैक की कहानी। मुगलों को लगने भी लगा था कि अब मराठा इतने कमजोर हो जाएंगे कि पूरे मराठा साम्राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन अब होगा मराठाओं का कमबैक। और इस स्थिति से वो कैसे फाइट बैक करते हैं, आइए जानते हैं।
तो साथियों, जो अंतिम लड़ाई हुई जिसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया था, वो लड़ाई हुई थी संगमेश्वर में। और अगर आपने मूवी देखी हो तो इस लड़ाई के पहले पहले छत्रपति संभाजी महाराज संताजी घोरपड़े जी को वापस भेज देते हैं रायगढ़ के किले की तरफ। ये संताजी घोरपड़े कौन थे? संताजी घोरपड़े ने छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ही मराठा सेना को ज्वाइन कर लिया था, और जब शंभूराजे छत्रपति बनते हैं तब मराठा सेना के एक कमांडर बन जाते हैं। और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद ये नए छत्रपति राजाराम जी के सेनापति भी बनते हैं। और साथियों, हमने जाना था कि जो छत्रपति राजाराम जी थे वो तमिलनाडु के जिंजी किले से अपना शासन प्रारंभ करते हैं, और उनको ढूंढते ढूंढते मुगल सेना जुल्फिकार खान की अगुवाई में जिंजी किले की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जी ये सफलतापूर्वक बच निकलते हैं। और यहाँ पर वही शिर्के परिवार मदद करता है जो शिर्के परिवार पहले छत्रपति संभाजी महाराज के समय में गद्दारी कर दिया था। वे छत्रपति राजाराम जी को मुगल शिविर में छिपाकर पहले बिल्लौर और फिर विशालगढ़ जाने के लिए घोड़े प्रदान करते हैं। साथियों, अभी तक मराठों से लड़ते लड़ते मुगलों को 20 साल हो जाते हैं और उनकी जो संपत्ति रहती है वो लगभग आधी हो जाती है। और संपत्ति के आधे होने पर जो औरंगजेब के जनरल्स थे वो औरंगजेब को यही सलाह देने लगते हैं कि अब हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संताजी की दुखद मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब को लगता है कि एक लास्ट अवसर है मेरे पास, मैं दक्खन पर एक बार फिर से हमला करता हूँ। संताजी के जाने के बाद छत्रपति राजाराम जी ने धनाजी को अपना सेनापति नियुक्त किया और अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर मुगलों पर हमला किया। धनाजी जाधव जी के नेतृत्व में मराठा सेना पुणे और नासिक को दोबारा जीत लेती है, लेकिन अप्रैल 1700 में सतारा को हार जाती है। और 1700 ईस्वी में ही छत्रपति राजाराम जी की एक बीमारी के चलते सिंहगढ़ फोर्ट के अंदर मृत्यु हो जाती है। और इस समय इनके पुत्र शिवाजी द्वितीय मात्र 4 वर्ष के थे। और ऐसे में महारानी ताराबाई, जो कि छत्रपति राजाराम जी की पत्नी थी, वो पुत्र को छत्रपति घोषित करती हैं और खुद राजमाता का कार्यभार संभालकर राज्य के शासन को आगे बढ़ाती हैं। और जब औरंगजेब देखता है कि अब मराठा साम्राज्य की बागडोर एक महिला के हाथ में है तो वो और उत्साहित हो जाता है। और जनरल्स के बार बार कहने पर भी कि अब हमें लौट जाना चाहिए, वो नहीं लौटता है और दक्खन पर हमला करने का पूरा मन बना लेता है। लेकिन इसके लिए मुगल सैनिक और जनरल्स पूरी तरह से नहीं तैयार थे। वो हतोत्साहित हो चुके थे और इसका फायदा राजमाता ताराबाई पूरा उठाती हैं, क्योंकि मुगल हर युद्ध लड़ाई से नहीं जीतते थे। वो कोशिश करते थे कि अगर घूल देकर कुछ मराठा सरदार अपनी तरफ आ जाएं, तो इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाकर वो जीतते थे। और इस बार ये स्ट्रेटेजी राजमाता ताराबाई ने लगाई। उन्होंने मुगल सरदारों को खाना और घूस देकर अपनी तरफ मिलाना शुरू किया। 1705 में उत्तर में भोपाल और भरूच के इलाके में मराठा साम्राज्य ने अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि इन रियासतों की भी संपत्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। और 1706 तक मराठा सेना ने ऐसे बहुत ढेर सारे क्षेत्रों को अपने में मिलाना शुरू किया, जिससे औरंगजेब के हौसले टूट गए। और उसी साल मुगल सेना ने यह डिसाइड किया कि हमें दक्खन से वापस लौटना है। लेकिन औरंगजेब कभी भी महाराष्ट्र को छोड़कर वापस नहीं लौट पाया। वो कभी दिल्ली नहीं पहुंचा और उसके दिल्ली पहुंचने से पहले पहले वो 21 फरवरी 1707 को ही महाराष्ट्र की भूमि में दफन हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि औरंगजेब हर किसी को प्यादे की तरह देखता था, तो अब हमें उसका उत्तर मिलेगा कि क्यों वो महारानी येशुबाई और शाहू राजे को जीवित बंदी बनाकर रखता है। क्योंकि उसे पता था कि जिस दिन मैं मरूंगा मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। तो नए मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में शाहू राजे को जीवित छोड़ दिया, लेकिन महारानी येशुबाई को कैद में ही रखा, जिससे शाहू राजे पर लेवरेज लिया जा सके। जो भी आदेश दिया जाए वो शाहू राजे को करना पड़े। इसमें चाल ये थी कि भले हम मराठा साम्राज्य को जीत ना पाएं, लेकिन मराठा साम्राज्य की गद्दी पर जो आगे बैठे वो हमारे कंट्रोल में हो। ऐसे में जब शाहू राजे ने मराठा साम्राज्य पर अपना क्लेम किया तो राजमाता ताराबाई के साथ उनकी तनातनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ अक्ल से काम लिया जाता है और जो इंटरनल मसले थे, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, उनसे ऊपर उठकर शाहू राजे जी को अगला छत्रपति बनाया जाता है। और इसके बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर होने लगते हैं और छत्रपति शाहू राज्य के शासन में मुगल और भी कमजोर होने लगते हैं। और 4 जुलाई 1719 को मराठा जाकर महारानी येशुबाई को भी जीवित बचा लेते हैं। तो ये थी मराठा के कमबैक की कहानी। आइए थोड़ा जानते हैं कि औरंगजेब का उसके अंतिम समय में क्या हाल था। साथियों, साल था 1705 और औरंगजेब 86 साल का हो गया था। मुगल साम्राज्य का बादशाह अपनी राजधानी को छोड़कर दक्खन जीतने आया था और जिस पीक पर था औरंगजेब, उसको लगा था कि वो दक्खन 1 साल के अंदर अंदर जीत लेगा। जीवन के अंतिम 24 साल उसने वहां पर लगाए, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। और जब उसको लगा कि अब अपनी राजधानी अपने घर दिल्ली लौट जाना चाहिए, वो दिल्ली भी नहीं जा पाया। दिल्ली लौटते समय कृष्णा नदी के किनारे देवापुर में उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ती है और उसके काफिले को वहीं रुकना पड़ता है।
औरंगजेब यहाँ पर 6 महीने अपनी तबीयत से लड़ता रहता है और जब उसकी तबीयत थोड़ी सही होती है तो वो दोबारा सफ़र शुरू करता है। लेकिन इस बार उसके पास इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो घोड़े पर आगे बढ़ पाए, इसलिए वो पालकी में अपने आगे के सफ़र को तय करता है। पालकी में भी वो बीमार ही पड़ा रहता है, लेकिन अपने अंतिम समय में भी वो यही सोचता रहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ तो हो सकता है कि साम्राज्य के लिए मेरे बेटे ही आपस में लड़ जाएं। इसलिए वो सुनिश्चित करता है कि लोगों को यही पता रहे कि मैं स्वस्थ हूँ और जीवित हूँ। और इन्हीं आखिरी दिनों में औरंगजेब अपने बेटे आजम को एक खत लिखता है। इस खत में औरंगजेब क्या लिखता है, आइए पढ़ते हैं। औरंगजेब लिखता है, मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह इस दुनिया से जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा था। राज करने के दौरान मैंने जो कुछ भी किया उसने बस दुख और निराशा छोड़ी है। मैंने जो भी किया उस पर अल्लाह रहम करे। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम हो गया। मेरा इतना कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि जब मैं उनसे मिलने की घड़ी आ पहुंची है तब भी उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं हैं जिन्हें माफ़ किया जा सके। औरंगजेब का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो अपने आप में ही कुछ न कुछ बड़बड़ा रहता था। 3 मार्च 1707 को वो मर गया और उसके मृत शरीर को दिल्ली भी नहीं ले जाया जा सका। उसके मृत शरीर को उसके बेटे आजम और बेटी जीनत-उन-निसा महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित खुलदाबाद ले गए। आज औरंगाबाद को संभाजी नगर कहा जाता है और औरंगजेब ने मरने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि मेरी मौत के बाद मेरी मौत का दिखावा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समारोह होना चाहिए, ना ही संगीत बजना चाहिए और ना ही मेरे नाम पर कोई पक्की इमारत खड़ी की जानी चाहिए। हाँ, एक छोटा सा चबूतरा बनाया जा सकता है। औरंगजेब बोलता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे छांव भी मिले। दफन करते समय मेरे चेहरे को ना ढका जाए, जिससे मैं अपने खुले चेहरे से अल्लाह का सामना कर सकूं। तो अंत में औरंगजेब की कब्र उसी दक्खन में खुदी है जिसको वो जीतने का सपना दिल्ली से लेकर चला था। औरंगजेब और धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज दोनों अमावस्या के दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की अमावस्या मृत्युंजय अमावस्या के नाम से जानी जाती है। लेकिन औरंगजेब जिस अमावस्या को मरा था आज किसी को नहीं याद है। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान से मराठा साम्राज्य फला फूला और एक समय अपने पीक पर पहुंचा। वहीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत निस्तानाबूत हो गई। तो जो लोग बोल रहे हैं कि रियल लाइफ में तो जीते नहीं और मूवी में जीतकर तसल्ली कर रहे हैं, उनके लिए ये इतिहास और मराठा साम्राज्य का विस्तार एक तमाचा है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे आपको पता चले कि धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान के बाद किस प्रकार से मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं साथियों इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।